कैसे हो बच्चों? वेलकम यू ऑल इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो टोटली होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उस पर हम लोग टोटली इसको पूरा एकदम ये जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा। जैसे कि मान के चलो कि जैसे तुम देखे होगे, तुम आयरन को यूज करते हो या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर वगैरह को यूज करते हो, या फिर और भी जो हीटिंग इफेक्ट क्या बोलते क्रिएट करते हैं, जैसे माइक्रो ओवन हो गया, ये सब को यूज करते हो। तो इन सभी चीजों में क्या ऐसा कॉमन है, मतलब क्या ऐसा, हम लोग तो इनपुट में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ये किस तरह से यूटिलाइज कर दे रहा है भाई कि हम लोग को हीट प्रोड्यूस हो जा रहा है, समझ आ रहा है? तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वो सब किस तरह से काम वगैरह करता है, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं। हेडिंग फटाफट डाल दो सबको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबको डाल लेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द फर्स्ट पॉइंट जो तुम लोग को लिखना है इसमें लिखो, करंट में बी consumed into useful work like in rotating blades of electric fan. Rest of the energy source energy rest of the source energy may be expanded in the heat to raise temperature of gadget। देखो क्या लिखे हैं, करंट का उपयोग जो होता है, करंट अगर हम देते हैं किसी भी अप्लायंस में तो उसका कंजम्पशन जो हो सकता है यूजफुल वर्क के लिए किया जा सकता है, जैसे कि किस चीज के लिए, ब्लेड्स को रोटेट कराने के लिए, इलेक्ट्रिक फैन का, या फिर अदर चीजों के लिए। लेकिन उसका कुछ पोर्शन जो होता है, जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स होता है, दे मेट बी एक्सपेंडेड इन द हीट। ठीक है, हीट जनरेट होता है, क्योंकि तो अपने से देखोगे कि जब पंखा काफी समय तक घूम जाता है, काफी समय तक घूमते रहता है, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। समझ में आ रहा? तो वही चीज लिखा हुआ है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फैन becomes warm if used continuously for longer time। ये चीज अभी हम भी बोले, if electric circuit is purely resistive source energy continually gets dissipated entirely in form of हीट। ठीक है, जहां इसका यूज कहां है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, एटसेट्रा में। ठीक है, देखो ध्यान से हम क्या लिखे हैं, सिंपल हम लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक फैन, वो तो हम बता दिए कि इलेक्ट्रिक फैन को अगर कंटिन्यूअसली यूज करोगे लॉन्गर टाइम के लिए तो वो गर्म हो जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं कि मान लो कि ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि प्योरली रेसिस्टिव है, मतलब रोक रहा है वो,
ठीक है, उसके आगे वो करंट को मतलब वहां पे ही बहुत ज्यादा रोक रहा है, प्योरली रेसिस्टिव है। जैसे कि क्या होता है, टंगस्टन देखो, टंगस्टन वायर, ये हीटर वगैरह देखो अपने घर में जो हीटर वायर, नाइक्रोम वायर जो उसमें लगा हुआ होता है, तो उसमें जब लाइन देता है तो क्या होता है, वो क्या होता है, इनिशियली थोड़ा थोड़ा पहले हीट देगा और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा हीट देने लगेगा, उसके बाद फिर हल्का हल्का लाइट देगा ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि अगर वो प्योरली रेसिस्टिव है, वो नाइक्रोम वायर, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका रेसिस्टेंस है, तो अगर बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है तो उससे क्या होगा, वो प्योरली रेसिस्टिव की तरह बिहेव करेगा, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा वो कंटिन्यूस डिसिपेट होगा इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा। इस चीज को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन में। इलेक्ट्रिक आयरन में भी नीचे में देखे होगे कि क्या होता है, वायर लगा होता है, वही वायर गर्म होता है तो हम लोग ऐसे ऐसे सेकते हैं पे। और इलेक्ट्रिक हीटर में भी जानते हो वायर लगे होते हैं अंदर में, ठीक है, जो कैंडल्स होते हैं अंदर में उनमें वायर लगा होता है, तो वही फिर गर्म होता है। तो इसका यहाँ उपयोग है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ यहाँ से डेटा चालू कर रहे हैं, जैसे कि जो पावर इनपुट देते हैं हम लोग, ठीक है, जो पावर हम लोग इनपुट देते हैं, पावर इनपुट टू द सर्किट, पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स, अगर हम पावर दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी एक सोर्स से किसी सर्किट को, तो उस पावर को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, पावर इज ऑलवेज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, या फिर V को हम लोग क्या जानते हैं, V को हम लोग क्या, सॉरी I को हम लोग क्या जानते हैं, करंट को हम लोग क्या जानते हैं, Q बाई टी। देखो वहां I को हम लोग क्या जानते हैं, Q बाई टी, तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर को हमेशा वॉट में लिखा जाता है, ठीक है, ये पावर है, इसको हमेशा वॉट होता है इसका यूनिट, वॉट, ठीक है, W से। ठीक है, अब देखो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम t। अगर मान लो कोई गैजेट चला तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए चला, अगर हम लोग टाइम नोट किए हैं तो दैट हीट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, जितना टाइम के लिए वो चला। या फिर इसी को और क्या लिख सकते हो, V को और क्या लिख सकते हो, V इक्वल टू आई आर, तो क्या हो जाएगा, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, यही होगा ना। इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर आर टी, तो H का ये भी फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, याद रहेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, और ये तो हम बता ही दिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, हीट को हमेशा किस में हम लोग, हीट जो होगा इसको हम लोग हमेशा जूल्स में हम लोग नापते हैं, किसमें, JULES, जूल्स में नापते हैं, जेम। ठीक है, तो इस चीज को ऊपर हम लोग नोट डाउन में थोड़ा कर लेते हैं कि हम लोग को दो न्यू फार्मूलाज और मिले हैं, यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं इसको अपने धन राशि में, और इसे भी सम्मिलित कर लेते हैं कि पावर इज इक्वल टू, सर आप बताएं, V इंटू आई होता है। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, और आई को तो हम लोग बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है सर, और हीट जो हम लोग होता है वो हम लोग बोल रहे हैं आई स्क्वायर आर टी। हीट का फॉर्मूला क्या बताया सर, आई स्क्वायर आर टी। कितना, अगर किसी सोर्स से अगर हमको पावर देना है किसी सर्किट में, तो पावर कितना होगा वो हम लोग इससे कैलकुलेट करेंगे, और किसी भी सर्किट से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उससे हम लोग इससे क्या बोलते हैं, निकालेंगे आंसर। ठीक है, वैल्यू मतलब उसी से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब इसी में देखो यहां पे आता है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या आता है, यहां पे आता है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो जूल भाई साहब थे, मतलब साइंटिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने ये चीज फाइंड किया था। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है हीट प्रोड्यूस्ड in a resistor, कोई भी रेसिस्टर अगर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट ओके,
it will be directly proportional, it will be directly proportional to the square of current, to the square of current, to the square of current, ठीक है, for a given resistance. Okay, second point, it will be also directly proportional to, it will be also directly proportional, it will be directly proportional to resistance for a given current, directly proportional to resistance given, resistance for a given current, ठीक है। और इसका थर्ड चीज जो बोला था ये था, इट विल बी ऑल्सो डायरेक्टली proportional, it will be also directly proportional to the time for which current flows. तो सर ये क्या लिख दिए, हम बोले कि भाई तुम लोग को जो पढ़ा है वही चीज तो लिख दिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ा थे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो वही चीज तो लिखा हुआ है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के, तो वही चीज तो वहां पे लिखा हुआ है, यही जूल भाई साहब का है नियम। अगर हीटिंग होगा तो ये चीज होगा, क्या होगा कि क्या बोलते हैं, heat radiated will be directly proportional to the square of the current and directly proportional to the resistance as well as directly proportional to the time for which it is being working. इसको थोड़ा स्मॉल लेटर्स लिख देते हैं, बड़ा टी लिख दिया, ठीक है, ये टाइम। ओके, देखो ध्यान से देखो, अब क्या है कि हम लोग एग्जांपल उससे रिलेटेड कर लेते हैं, जो हम लोग अभी नया फार्मूला लाए हैं, P इक्वल टू VI, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, सबसे रिलेटेड नया न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वाट, वाट किसका है, पावर, तो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 840 वाट क्या कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, जब मैक्सिमम कंडीशन, ये मैक्सिमम कंडीशन दिया, ठीक है, और 360 वाट कंज्यूम कर रहा है कब, जब मिनिमम कंडीशन हो रहा है। अब वोल्टेज जो प्रोवाइड किया हुआ है वो 220 वोल्ट किया हुआ है, ठीक है, 220 वोल्ट किया हुआ है। ओके, तो क्या पूछा है, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो ठीक है, ले लेते हैं एक बार हम लोग एक बार हम लोग मैक्सिमम का केस लेते हैं कि मैक्सिमम के केस में क्या होगा। तो उसके पहले सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखना है, गिवन लिखना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था लिखे, हाँ चलो, मैक्सिमम का केस इधर रहेगा और मिनिमम का केस इधर रहेगा, कोई दिक्कत। ओके, चलो मैक्सिमम केस में देखते हैं क्या था कि हम लोग को जो पावर जो यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 840 वाट, कोई दिक्कत, 840 वाट, और मिनिमम के केस में पावर कितना यूज हो रहा है, 360 वाट। यहां पे वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, क्या वोल्टेज चेंज हुआ है, नहीं सर, 220 वोल्ट ही है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, करंट पूछा है एंड रेजिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब आई पूछा है क्या होगा और आर पूछा है क्या होगा, इसमें भी आई पूछा है क्या होगा और आर पूछा है क्या होगा। क्या P और V को इस्तेमाल करके हम I निकाल सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल, आपने सर ये वाला जो अभी पढ़ा है P इक्वल टू VI, उससे तो निकल ही सकता है, तो देखते हैं क्या, P इक्वल्स VI, हमको क्या निकालना है, I निकालना है, तो I इक्वल टू P बाई V, पावर कितना है 840 वाट और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, कितना आ जाएगा, करंट की वैल्यू आएगी तुम्हारी 3.82 एम्पियर, कितना 3.82 एम्पियर। बोले कि हाँ सर ये तो निकल गया, अब रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस भी निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे सर, सर बहुत बेसिक नियम तो है, ये देखिए ना सर, ओम्स लॉ लगाएंगे, क्या V इक्वल टू आई, क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे,
ओम्स लॉ लगाएंगे क्या, V इक्वल्स आई आर। हम लोग क्या चाहिए, R चाहिए, R V बाई आई इंटरप्रेट कर दिए, समझ आ रहा है, ये मेरा मेन फॉर्मूला था, इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट किए। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा सॉरी R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। वोल्टेज कितना है मेरा 220, करंट है, करंट अभी तुरंत निकाला 3.82, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी कितना 57.60, कितना 57.60 एम्पियर। बोले ठीक है, सिमिलरली इसको भी करना है। चलो अब तुम लोग बताओ पावर कितना, यहाँ पे हम लोग P इक्वल टू VI लगा देते हैं, वही हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको करंट फाइंड करना है, करंट फाइंड कर रहे हैं, P इक्वल टू VI तो I इक्वल टू P बाई V, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पावर कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, वोल्टेज सॉरी पावर कितना है 360 वाट, 360 वाट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 1.64 एम्पियर, कितना 1.64 एम्पियर इतना आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा करंट निकल गया। और नेक्स्ट तुम्हारा क्या रेजिस्टेंस निकालना है, तो वही V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा देंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, करंट कितना है 1.64 एम्पियर, तो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 134.15, 134.15 ओम। देखो कितना आसान था, ज्यादा कुछ करना था इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ करना था, फालतू में डर रहे थे देखो कितना आसानी से बन गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे। देखो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 12.11, ठीक है। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। 100 जूल ऑफ हीट, 100 जूल ऑफ हीट, कितना 100 जूल्स ऑफ हीट, ठीक है। इसका मतलब हमको H का वैल्यू दिया हुआ है, 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, ईच सेकेंड है मतलब टाइम हमको 1 सेकेंड दिया हुआ है, इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। R का वैल्यू दे दिया। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। अच्छा गिवन हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं। गिवन में हमको ये दिया है कि H का वैल्यू दे दिया है 100 जूल, टाइम हमको दे दिया है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस हमको दे दिया है 4 ओम, और V हमसे पूछ लिया है, V हमसे पूछ लिया है। कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो बता देना भाई किसी को, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि हमको V निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको V निकालने के लिए हम लोग को पता है सर V इक्वल टू आई आर होता है, तो सर वोल्टेज हमको निकालना है, रेजिस्टेंस हमको पता है सर, I हमको नहीं पता है, I हमको सर निकालना होगा, पहले हमको इसके लिए हमको I निकालना पड़ेगा, बोलते हैं I निकालते हैं। तो सर कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला था हीटिंग इफेक्ट का, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये था, हम बोले हाँ सर ये तो था। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं I की वैल्यू, बोले कि क्यों नहीं निकाल सकते हैं सर, क्योंकि हमारे पास I हमको निकालना है, R पता है, T पता है, H भी पता है, तो नहीं निकल जाएगा, बोला बिल्कुल क्यों नहीं निकलेगा। तो इसको इंटरप्रेट करते हैं, तो H बाई आर टी इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, और I बराबर कितना हो गया अंडर रूट ऑफ H बाई आर टी। कोई दिक्कत कोई तकलीफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज बैठाते जाए तो हो जाएगा। ये हीटिंग इफेक्ट कितना दिया है 100, रेजिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना 1, तो क्या निकल गया अंडर रूट ऑफ 25, इसका मतलब 5 एम्पियर। क्या करंट की वैल्यू निकल गई, करंट की वैल्यू निकल गई, तो क्या मैं अब इसको यहाँ पे पुट करके ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ में अगर हम बैठाते हैं, ओम्स लॉ में अगर हम लोग बैठाते हैं V इक्वल्स आई आर, हमसे पूछा क्या है वोल्टेज ही पूछा है, करंट हम लोग निकाल चुके हैं 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमको पता है 4 ओम, तो क्या मेरा वोल्टेज भी निकल गया, क्या मेरा वोल्टेज निकल गया, वोल्ट निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, बोले कि बिल्कुल सर ये भी निकल गया। तो इसी तरह का क्वेश्चंस तुम लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा तुम लोग का थोड़ा ज्ञान चक्षु खुलते जाएगा, समझ में आया, ज्ञान चक्षु उसी हिसाब से खुलेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व होगा। लेकिन हाँ फॉर्मूलाज ये रहा, इसी के अकॉर्डिंग सब चीज बनेगा, जितना न्यूमेरिकल आएगा, इतना मेरा गारंटी है।
तो आइए अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में। जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब रियल लाइफ में कहाँ कहाँ उपयोग है, कैसे उपयोग हम लोग करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब तक जो आपने जाना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं क्या हम लोग इलेक्ट्रिक जो लॉन्ड्री का जो आयरन होता है वहां पे उसका उपयोग करते हैं? बोलेंगे हाँ सर। क्या हम लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, उसमें उपयोग करते हैं? हाँ सर। जो ओवन होता है, इलेक्ट्रिक ओवन, वहां यूज करते हैं? हाँ सर। केटल्स में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल में? हाँ सर। हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं? बोलोगे हाँ सर। आप देखो हम लोग इसको एक और जगह उपयोग करते हैं, टू प्रोड्यूस लाइट। ठीक है, टू प्रोड्यूस लाइट बाय बल्ब। बल्ब की मदद से हम लोग लाइट प्रोड्यूस करने में भी इसका मदद लेते हैं। क्या होता है कि उसमें एक फिलामेंट होता है, बल्ब में क्या होता है? फिलामेंट होता है। फिलामेंट होता है वही तार को बोल रहे हैं, देखोगे 100 वाट का बल्ब को भी देखो ना, तो उसमें क्या होता है? फिलामेंट होता है। ठीक है, वो फिलामेंट जो होता है बेसिकली टंगस्टन का मिलकर बना होता है। किस चीज का? टंगस्टन। वो टंगस्टन से मिलकर बना होता है। टंगस्टन का मतलब होता है। और इस टंगस्टन के क्यों बना होता है सर? लोहा और अथी का कहीं बना दिया, लोहा और चांदी और पीतल का? ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तगड़ा वाला है। इट हैज मेल्टिंग पॉइंट ओवर 3080 डिग्री सेल्सियस, इतना तक ये सह सकता है। समझ में आया? इसको क्या किया जाता है बेसिकली? फिलामेंट को बल्ब में डालने के बाद थर्मली आइसोलेटेड किया जाता है। थर्मली आइसोलेटेड, थर्मली आइसोलेटेड एज मच पॉसिबल, थर्मली आइसोलेटेड मतलब तुम देखा होगा बीचों बीच रहता है, तो एकदम सेंटर में सपोर्ट दिया रहता है, सपोर्ट पे ही वो वायर टंगस्टन का लगा हुआ होता है। देखे हो ना बल्ब को? अरे बल्ब को तो तुम लोग देखे ही होगे यार। ये देखो इस तरह से कुछ होता है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे देखो एक सपोर्ट होता है, यहाँ पे एक सपोर्ट होता है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे और ऐसे, और यहीं पे देखो टंगस्टन का ऐसे ऐसे वायर होता है। समझ गया? तो देख रहे हो पूरा आइसोलेटेड है, किसी दीवार वॉल में टच नहीं है, मतलब उसका जो वॉल है उसमें टच वगैरह नहीं, कहीं नहीं टच वगैरह। टच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? या तो क्या बोलते हैं हीट उधर ट्रांसफर करने लगेगा, या तो फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का चांसेस है। तो थर्मली आइसोलेटेड हम लोग कर देते हैं। ये जो बल्ब होता है, दैट इज द बल्ब इज फिल्ड विथ, बल्ब के अंदर कुछ गैसेस को भरा जाता है, समझा? दैट इज केमिकली इनएक्टिव। वो गैसेस जो होंगे वो केमिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, केमिकली इनएक्टिव होंगे मतलब रिएक्टिव नहीं होंगे। रिएक्टिव नहीं होंगे ऐसा नहीं है कि मतलब हीट थोड़ा सा प्रोड्यूस करने लगे अंदर ही कंबशन चालू हो गया, ऐसा कुछ नहीं। केमिकली इनएक्टिव होंगे। कौन कौन सा गैस रहता है? मेनली नाइट्रोजन रहता है। मेनली कौन सा होता है? नाइट्रोजन गैस होता है, या फिर आर्गन गैस होता है। कौन सा? आर्गन गैस होता है। ठीक है। तो इसमें जनरली क्या होता है कि मोस्ट पावर, जो मैक्सिमम पावर जो होता है ना, मोस्ट पावर कंज्यूम टू जनरेट हीट। जो ज्यादा से ज्यादा पावर है ना वो हीट को ही प्रोड्यूस करने में यहाँ पे खर्चा होता है। समझ में आया? और उसी पावर का स्मॉल पार्ट जो होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ इट is consumed to radiate light। उसका बहुत स्मॉल पार्ट ही, ठीक है, उस पावर का बहुत स्मॉल पार्ट ही लाइट को इमिट करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है। और इसका कहाँ उपयोग होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और कहाँ है? तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक और जगह है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्यूज मेकिंग में। कहाँ? फ्यूज बनाने में। फ्यूज देखो फ्यूज का एक प्रॉपर्टी होता है
कि जैसे मान लो कि एक तार रहेगा, ठीक है, एक तार रहेगा। अगर मान लो कि ऐसा तार हम लोग ले लेंगे कि 5 एम्पियर का करंट ही वो सह पाएगा, तो जैसे 5 एम्पियर से ज्यादा होगा वो क्या, वो अपने आप मेल्ट कर जाएगा। तो जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है और इलेक्ट्रिक अप्लायंस तुम्हारा 4 एम्पियर पे चल सकता है, मैक्सिमम 5 एम्पियर उसमें करंट जा सकता है, उसके बाद फिर वो डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4.5 एम्पियर का क्या करेंगे, अथी ले लेंगे, 4.5 या 4 एम्पियर का क्या ले लेंगे हम लोग, फ्यूज ले लेंगे। जैसे ही मेरा करंट बढ़ा या फ्लक्चुएट किया तो क्या होगा, वो वायर मेल्ट कर जाएगा। और समझ में आ रहा है, इस तरह से फ्यूज वर्क करता है। तो इसका उससे होगा क्या, सबसे पहला बात, इट विल प्रोटेक्ट सर्किट्स, इट विल प्रोटेक्ट सर्किट्स, सबसे पहला बात। दूसरा, stopping flow of an unduly high electric current, ठीक है, placed in series with devices। जैसे एमीमीटर कैसे हम लोग सीरीज में जोड़ते थे, उसी तरह से फ्यूज को भी हमेशा हम लोग सीरीज में ही जोड़ेंगे। लार्जर करंट, अगर करंट लार्ज है देन इट विल मेल्ट्स वायर इन इट, ठीक है, वायर को क्या करेगा, मेल्ट कर देगा। एग्जांपल, कोई मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, मान लो वो 1 किलोवाट पावर से चलता है, 220 वोल्ट उसका क्या बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग है। तो सिंपल सा बात है कि यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वो जो होगा वो V इक्वल टू आई आर से क्या होगा, अरे P इक्वल टू वी आई से क्या हो जाएगा, जो करंट होगा वो कितना सह पाएगा। यहाँ पे P इक्वल टू अगर वी आई लगाएंगे तो I जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा 4.54 एम्पियर। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स यूज 5 एम्पियर फ्यूज, 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर लेंगे। जैसे 5 एम्पियर से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, 5 एम्पियर तक मान लो कि सह पाएगा। अगर इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेटिंग मान लो 4.54 है तो वो 5 एम्पियर तक सह पाएगा। अगर 5 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा हुआ तो तुरंत फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक आयरन बच जाएगा जलने से, ठीक है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो हम इतना देर से इलेक्ट्रिक पावर ये जो पावर कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो घरों में हमारा बिजली बिल आता है वो सब कैसे आता है, वो कैसे हम लोग जानेंगे इसी से, ठीक है। सो टॉपिक डालो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, हम लोग पावर को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर हम लोग क्या जानते हैं, अर्लियर क्लासेस में हम लोग पढ़े थे कि बेसिकली पावर किसको जानते हैं, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या हम लोग पावर का अति जानते हैं हम लोग, P इक्वल टू वी आई, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R। कोई दिक्कत किसी को? देखो अगर V को अगर चेंज किया तो IR हो जाएगा, तो उसको क्या लिख देता है I स्क्वायर R। लेकिन अगर I को चेंज किया I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R, तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा B स्क्वायर बाई R। वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है, सब इसी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो। नेक्स्ट, जो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ, सबको पता है, वॉट। क्या होता है, वॉट। एक यूनिट वॉट जो होता है, 1 यूनिट वॉट बहुत ज्यादा छोटा क्वांटिटी होता है, बहुत ज्यादा छोटा क्वांटिटी होता है, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल, 1 यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल। दैट इज व्हाई in actual practice we use a much larger unit called kilowatt, ठीक है। हम लोग वॉट नहीं किलोवाट को, अगर प्रैक्टिकल अप्लायंस में देखें, प्रैक्टिकली देखें तो हम लोग किलोवाट यूज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वॉट होता है, एक यूनिट वॉट जो होता है बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोग किलोवाट जनरली प्रेफर करते हैं, ठीक है।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घरों में है ना, एक किलोवाट आवर में नापाता है। किसमें नापाता है? मतलब वाट आवर में नापाता है। मतलब जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग नापते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जो नापते हैं वो वाट आवर में नापते हैं। किसमें? वाट आवर में नापते हैं। WH इसको बोल सकते हैं, ठीक है। WH अभी के लिए इसको बोल रहे हैं। इट इज बेसिकली एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज व्हाट? एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 watt of power used for 1 hour। जब हम लोग एक बात देखो, जब हम लोग एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, 1 watt ऑफ पावर को जब हम लोग 1 घंटे के लिए कंज्यूम करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट आवर बोलते हैं। हाँ, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? वाट आवर है, ठीक है। अगर हम लोग जब 1 वाट को 1 घंटे के लिए हम लोग कंटिन्यूसली यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाट आवर। लेकिन ये भी बहुत छोटा क्वांटिटी होता है। तो हम लोग ओरिजिनली ना कॉमर्शियली जो हमारे घरों में जो बिजली बिल आता होगा, अगर उसको तुम लोग देखोगे तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट। क्या है? किलोवाट में हम लोग लेते हैं, किलोवाट आवर। KWH से डिनोट होगा। तो अपना कभी घर का बिजली बिल होगा ना, उसमें चेक करना, ये चीज लिखा होगा KWH, किलोवाट आवर, ठीक है। और इसी को हम जनरली क्या बोलते हैं? इट इज नॉन एज यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। 1 यूनिट उठ गया, 2 यूनिट उठ गया। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितना हो गया? 1000 इंटू वॉट। अरे यार, 1 मिनट। 1000 वॉट इंटू, और को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 3600 सेकंड। 1 घंटा में कितना? 3600 सेकंड। तो उस हिसाब से कितना हो गया? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 वॉट सेकंड। और जब वॉट सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 3.6 इंटू 10 का पावर 6, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं इसको? जूल। जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, समझे? ये जूल हो गया। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल, इतना एनर्जी होता है। 1 किलोवाट आवर जो हम लोग, 1 यूनिट उठता है, 1 यूनिट जो उठता है, इसी को ना बोल रहे हैं 1 किलोवाट आवर को। तो 1 यूनिट अगर तुम्हारा उठा, यानी 1 किलोवाट आवर उठा, और 1 किलोवाट आवर उठा, इसका मतलब 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल, इतना तुम एनर्जी कंज्यूम किया अपना घर में, ठीक है। यहाँ पे नोट देने वाली बात ये है कि ये बेसिकली, हाँ इसको लिख ही देते हैं, बेटर होगा। बहुत अच्छा पॉइंट हमको यहाँ पे मिला था कि देखो, जनरली लोगों में ये कंफ्यूजन होता है। ठीक, कंफ्यूजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। देखो, लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ना कि हम लोग जो क्या बोलते हैं, जो बिजली उपयोग करते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। ये लोगों का भ्रम होता है कि हाँ हम लोग जो भी बिजली पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं कि हम लोग, वो लोग इलेक्ट्रॉन्स देता होगा और इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंज्यूम करते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग पे करते हैं, वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो भी तुम लोग का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, ठीक है, जो भी मतलब झारखंड का हो, बिहार का हो, तो वो सब के जो बोर्ड्स हैं, उनको जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो बिल पे करते हैं, वो क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड एनर्जी, टू मूव इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट like इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन या फिर इंजन्स एटसेट्रा।
लोगों का वहम क्या होता है कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की मदद लेते हैं, मतलब हम लोग एनर्जी बेसिकली लेते हैं, हम लोग एनर्जी बेसिकली लेते हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सके, टू मूव इलेक्ट्रॉन्स। इसको टू मूव इलेक्ट्रॉन्स किनके थ्रू? इलेक्ट्रिक गैजेट्स के थ्रू। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये एनसीईआरटी के द्वारा ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, बड़ा एक ये चीज प्यारा लाइन हमको मिला। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जांपल 12.12 में दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट जनरेटर। वोल्ट दिया हुआ है, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। करंट इज 0.50 एम्पियर। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? अरे ये तो बहुत आसान है, क्या ये तो तुम लोग बना दोगे। क्या दिया हुआ है? गिवन डेटा है अपने पास कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 200 वोल्ट, आपने को करंट क्या दिया हुआ है 0.50 एम्पियर, आपने से पूछा क्या है? P पूछा है। तो सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला पढ़ा, P इक्वल्स V इंटू आई। वोल्टेज है मेरा 200 वोल्ट, करंट है मेरा 0.50 एम्पियर। कितना हो जाएगा? चलो तुम लोग बताओ कितना होगा, कितना होगा? एक मिनट, 200 नहीं है, 220 है शायद। अच्छा 220 वोल्ट है, ये थोड़ा गलती हो गया मेरे से। ये 220 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये 220 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे भी चेंजेस कर लेते हैं। कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है, 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो 220 वोल्ट दिया है, उसका आधा करना है बेसिकली। तो 110 सॉरी पावर है ना, तो पावर क्या होगा? वॉट में। ठीक है, कितना आ गया पावर? 110 वाट हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 110 W के बस लिख दो, उससे भी चल जाएगा, यही पावर का है वैल्यू। तो बहुत आसान था। ये देखो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 12.13 का। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, कोई एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, देखो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, रेटेड है 400 वाट, मतलब पावर दिया हुआ है, ऑपरेट कर रहा है 8 आवर पर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटा चल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? 30 दिन का मतलब एक महीने का निकालना है। एट रुपीज 3 पर किलोवाट आवर। ठीक है, रेट दिया हुआ 3 रुपए, मतलब एक यूनिट का कितना? 3 रुपया लग रहा है, बड़ा सस्ता है बिजली। चलो देखो, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर दिया है, गिवन में लिख लेते हैं अपन। पावर दिया है कितना? 400 वाट। कितना देर के लिए चल रहा है एक दिन में? टाइम 8 आवर पर डे। ठीक है, कितना ड्यूरेशन के लिए चलाना है? 30 डेज के लिए। कैसे रुपए है, मतलब क्या होते हैं, कॉस्ट क्या है? 3 रुपए, 3 रुपए किलोवाट आवर या यूनिट बोल सकते हो। तो सिंपल सा देखो कितना टोटल पावर, कितना खर्चा हो रहा है। जैसे पावर मेरा दिया हुआ है, तो मतलब कितना यूनिट मेरा खर्चा हुआ, कैसे निकलेगा? कितना यूनिट खर्चा हुआ? तो रेफ्रिजरेटर मेरा 400 वाट है, 400 वाट अकेले रेफ्रिजरेटर, तो 400 इंटू, ठीक है, कितना टाइम के लिए चल रहा है एक दिन में? 8 घंटा के लिए, 8 आवर्स के लिए। और कितने दिनों तक चलेगा? 30 डेज के लिए, 30 डेज के लिए। तो कितना हो गया, कितना हुआ सोचो? ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा आ गया 96,000 वाट आवर। ठीक है, 96,000 वाट आवर, हाँ 96,000 वाट आवर आ गया। इसी को क्या बोल सकते हो? 96 किलो वाट आवर कह सकते हो, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 96 किलो वाट आवर, मतलब 96 यूनिट तुम्हारा खर्चा हो रहा है एक महीना में, 96 यूनिट। ठीक है, और कैसे रुपए यूनिट है या किलो वाट आवर है? 3 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? 96 इंटू 3, कितना हो गया? 6 3 18, 9 3 27 28, 288 रुपये लगेगा। समझा? 288 रुपया तुम्हारा बिजली बिल आया, बहुत कम नहीं आया यार। बहुत ज्यादा कम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अपने घर का निकाल सकते हो। अब मान लो कि इसी में दिया रहा था
कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, एक बल्ब है, वो इतना 100 वाट का बल्ब है, और मान लो कि दिया हो रहा था कि एक आयरन है जो कि 500 वाट का है, इस तरह से कुछ 3-4 गैजेट्स दिया हो रहा था, तो क्या करता, और बोलता सब ये इतने घंटे के लिए चल रहा है, इतने घंटे के चल रहा है, इतने घंटे के लिए चल रहा है, और सबको 30 दिन का हमको 1 महीना का बिल निकाल के बताओ, क्या करता, बस हर एक गैजेट को प्रतिदिन कितना घंटे के लिए चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर सबको फिर इससे कितना 30 दिन के लिए चलेगा ना, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। तो टोटल हमको निकल गया कि कितना मेरा यूनिट खर्चा हुआ है। एक बार यूनिट निकल गया तो हम देख लेंगे कि कैसे रुपए यूनिट है, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग करते हैं चैप्टर को समाप्त। ये हमारा लास्ट हो गया ना। हाँ, तो एक बात याद रखना कि हम लोगों ने अब तक जो कमाया है वो क्या है, वो ये इतने सारे फॉर्मूले, तो इनको हमको दिमाग में रखना है। अगर इनको दिमाग में रखोगे सारा न्यूमेरिकल पानी के जैसा बनेगा, पानी के जैसा। और जिसको जहां पे नहीं समझ में आया वापस से वीडियोस में जाओ, देखो जो पार्ट तुमको नहीं समझ में आया, देखो वीडियोस का यही तो फायदा है, जो चीज नहीं समझ में आया उसको हम लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्लासेस में क्या होगा कि भाई स्किप हो गया तो स्किप हो गया, वीडियोस में यही तो हम लोग को प्रिविलेज मिलता है। कोई चीज नहीं समझ में आया तो उसको वापस देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, कैसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कैसे नहीं समझ में आएगा। और ज्यादा चिंता भी नहीं लेना है, एकदम फ्रेश माइंड से एकदम पढ़ाई किया करो सब कोई, ठीक है, एकदम फ्री माइंड से एकदम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो अपने टीचर पे हमेशा याद रखना, अपने टीचर पे हमेशा भरोसा रखो, भरोसा रखो जितना हम करा रहे हैं अगर उतना तुम कर ले रहे हो। हम क्या बोले कि मेरा क्या बोलता है लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स जो नोट्स करवा रहे हो उसको आराम से लिखो, और एक बार बस एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, ठीक है। उससे ज्यादा हम कुछ कह रहे हैं कि कोई और किताब में जाओ चाहे कुछ करो, सब कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आगे भी क्या बोलते हैं हम लोग रिवीजन सेशंस करेंगे, उसको फिर ज्वाइन करना, वहां पे हम लोग पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाकी जो मटेरियल होता है वो तो जानते हो डिस्क्रिप्शन में तुम लोग को मिल जाता है, तुम लोग को रिवाइज करना है, या फिर अगर मान लो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस वगैरह करना है, पीवाईक्यू में किस तरह से आए क्वेश्चन, वो सारा का सारा तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, ठीक है। तो वो तो तुम लोग का एक्सेसिबल ही है। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, किसी एक नए चैप्टर के साथ, और फुल इंतजाम से, ठीक है, पढ़ाई करते रहो सब, ठीक है। कोई भी फांकी नहीं मारेगा, कोई भी फांकी नहीं मारेगा। याद है ना स्टार्टिंग किस तरह से हम लोग किए थे, स्टार्टिंग किस तरह से किए थे कि अपने को 95% प्लस चाहिए ही तो चाहिए, जो बात है क्लियर है, जो करना पड़े पढ़ना है अपने को। और पढ़ने वाला ना ला रहा है भाई, पढ़ने वाला ना ला रहा है, पढ़ाई करना ले आना है, सिंपल सा बात है। जो पढ़ेगा वो लाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं ला पाएगा ठीक है। तो चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खाते पीते रहो, ठीक है।